हम पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टिगेशंस फॉर नॉन मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर। तो सबसे पहले बात करें बेसिक इन्वेस्टिगेशंस की। तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूरिन एनालिसिस और यूरिन कल्चर। तो अगर हम बात करें यूरिन एनालिसिस हमें कब कराना होता है इन केस ऑफ नॉन मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर। तो जिस भी पेशेंट में अगर हिमेचूरिया हो और लट्स हो, तो ऑल सस्पेक्टेड केसेस जिसमें भी हिमेचूरिया लट्स हो तो हमें कराना रहता है। होता क्या है कि यूरिन एनालिसिस से हमें माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया के बारे में या पायूरिया के बारे में पता चल जाता है। और माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया जो रहता है नियरली जितने भी ब्लैडर कैंसर के पेशेंट होते हैं सब में मिलता है। तो माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया जो रहता है नियरली ऑल पेशेंट्स में मिलता है। और यूरिन एनालिसिस जो रहता है हेमेचूरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू द AUA। फिर जो अगला टेस्ट है वो है यूरिन कल्चर। यूरिन कल्चर जो है अगर हम बात करें तो अगर कोई पेशेंट लट्स के साथ आ रहा है या यूरिन के साथ आ रहा है और हमें TURBT करना है, प्री TURBT पेशेंट है, तो हमें जो रहता है यूरिन कल्चर कराना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस की बात करें तो यूरिन जो है स्टेराइल होना चाहिए बिफोर एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, दैट इज TURBT, या हम लोग अगर BCG देना चाहते हैं तो कोई भी इन्फेक्शन को एक्सक्लूड आउट करना जरूरी होता है। और कई बार क्या जो रहता है इन्फेक्शन जो रहता है उसके सिम्टम CIS की तरह बिल्कुल फील होते हैं, तो इन्फेक्शन के सिम्टम मिमिक करते हैं CIS को। अब बात करें नॉन इन्वेजिव ट्यूमर मार्कर की। तो नॉन इन्वेजिव ट्यूमर मार्कर में सबसे पहला आता है यूरिन साइटोलॉजी। यूरिन साइटोलॉजी जो रहता है वो मोस्टली इंडिकेटेड रहता है इन केस ऑफ हाई रिस्क डिजीज। तो हाई रिस्क डिजीज के केस में इसकी सेंसिटिविटी बहुत ही हाई रहती है और CIS भी ऑलमोस्ट 80 से 90% केसेस में ये डिटेक्ट कर लेता है। फिर CIS अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो भी हमें यूरिन साइटोलॉजी कराना चाहिए। फिर पॉजिटिव यूरिन मार्कर है, अगर हमने कोई और यूरिन मार्कर कराया है और वो पॉजिटिव है तो ऐसे में हम यूरिन साइटोलॉजी करा सकते हैं, या कोई पेशेंट है उसका फॉलोअप करना है। तो हमने जो है लो रिस्क कैटेगरी में हम नहीं करा रहे हैं, बाकी सारे में करा रहे हैं। तो अगर हाई ग्रेड लीजन है या CIS है तो उसको ये काफ़ी अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है। लो ग्रेड के अगर बात करें तो उसमें इसकी सेंसिटिविटी लेस देन 20% हो जाती है। तो जो यूरोपियन गाइडलाइन है वो इसको यूजुअली इंटरमीडिएट और हाई रिस्क कैटेगरी में रिकमेंड करते हैं। फिर जो अगला टेस्ट है वो है फिश जो कि कमर्शियल नेम यूरोविजन के नाम से आता है। ये अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ इक्यू वोकल साइटोलॉजी, अगर कोई पेशेंट है जिसमें इक्यू वोकल साइटोलॉजी है या किसी तरीके का एटीपिया है या हमें सर्विलांस में रखना है तो हम जो है फिश करा सकते हैं। और फिश में हमें एन्यूप्लॉइडी के बारे में पता चल सकता है, जैसे कि क्रोमोसोम 3717 और 9p21 का लॉस। तो 3717 और 9p21 का अगर हमें लॉस जानना है तो उसके लिए हमें फिश टेस्ट कराना रहता है। और ये बेसिकली इसकी बात करें तो 3 इंडिकेशन होते हैं। पहला इक्विवोकल साइटोलॉजी, दूसरा किसी प्रकार का एटीपिया है, तीसरा है सर्विलांस। तो हाई ग्रेड डिजीज के लिए इसकी सेंसिटिविटी ऑलमोस्ट 70% होती है और ये बेसिकली FDA अप्रूव्ड है, बट एज अ एडजंक्ट यूरिन साइटोलॉजी जो होता है मेन टेस्ट होता है, इसको एज अ एडजंक्ट यूज कर सकते हैं। फिर जो अनदर अगर नॉन म्यूजिक ट्यूमर मार्कर है जो कि रूटीनली रिकमेंडेड नहीं है बाय गाइडलाइंस, तो वो होता है NMP22 और BTA टेस्ट। NMP22 की बात करें तो इसको हम एज अ एडजंक्ट ही सिर्फ यूज कर सकते हैं, ये रूटीनली रिकमेंडेड नहीं होता है। और इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी जो रहती है बहुत ही कम होती है और साइटोलॉजी जो कि इससे सस्ता टेस्ट होता है उसकी स्पेसिफिसिटी काफ़ी हाई रहती है। तो बेसिकली NMP22 में हम लोग ट्यूमर एसोसिएटेड जो प्रोटीन बन जाता है उसको डिटेक्ट करते हैं। तो ये नॉन इन्वेजिव ट्यूमर मार्कर की बात हो गई। अब बात करते हैं सिस्टोस्कोपिक मोडालिटीज। तो सिस्टोस्कोपिक मोडालिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है व्हाइट लाइट सिस्टोस्कोपी। तो जो व्हाइट लाइट सिस्टोस्कोपी होता है ये प्राइमरी डिटेक्शन के लिए यूज होता है इन केस ऑफ ऑल पेशेंट्स। तो जितने भी पेशेंट है सबके लिए यूज करेंगे। और अगर हम बात करें व्हाइट लाइट सिस्टोस्कोपी का तो ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड होता है फॉर पैपिलरी ट्यूमर्स। तो पैपिलरी ट्यूमर्स को अगर हमें विजुलाइज करना है तो उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन व्हाइट लाइट सिस्टोस्कोपी होता है। उसके लिए इसकी सेंसिटिविटी ऑलमोस्ट 87 से लेकर 100% तक होती है और अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ये एक स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है फॉर पैपिलरी ट्यूमर्स। अब बात करते हैं ब्लू लाइट की। तो ब्लू लाइट सिस्टोस्कोपी जिसको हम बोलते हैं PDT या HAL। तो अगर हम PDT या HAL की बात करें तो इसको जो रहता है
हम लोग रिकमेंड करते हैं यूजुअली इन केस ऑफ CIS। तो अगर सस्पेक्टेड CIS है, CIS हमें लग रहा है, या रिकरेंट ट्यूमर है जो कि डिटेक्ट नहीं हो रहा है, या हाई रिस्क कैटेगरी का ट्यूमर है, तो ऐसे केस में ब्लू लाइट सिस्टोस्कोपी कर सकते हैं। होता क्या है कि जो ट्यूमर सेल्स हैं ब्लू लाइट डालते ही लाल रंग से चमकने लगते हैं, रेड फ्लोरेसेंट दिखता है, और ब्लू लाइट सिस्टोस्कोपी की मदद से जो CIS का डिटेक्शन रेट है ऑलमोस्ट 30% तक इंक्रीज कर जाता है, और इसकी वजह से जो रहता है रिकरेंस रेट जो रहता है ऑलमोस्ट 16% तक कम हो जाता है। तो 30% जो रहता है इंसिडेंस बढ़ गया, डिटेक्शन रेट बढ़ गया CIS का, तो ओवरऑल जो रिकरेंस रेट है वो 16% या 15% जो भी याद करना चाहें उससे कम हो जाता है। तो ब्लू लाइट जो सिस्टोस्कोपी है उस पर अगर हम बात करें तो इसको यूरोपियंस जो यूरोलॉजिकल एसोसिएशन है स्ट्रांगली इसको रिकमेंड करते हैं, और इसके लिए बेसिकली जो 2 इंपॉर्टेंट ट्रायल थे, एक था हेक्स विक्स ट्रायल और दूसरा था नोवेलिस ट्रायल। तो ब्लू लाइट जो रहता है हेक्स विक्स ट्रायल और नोवेलिस ट्रायल के बेसिस पे जो रहता है हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ रिकरेंट ट्यूमर्स, हाई रिस्क ट्यूमर्स और सस्पेक्टेड CIS। फिर जो अगला है वो है नैरो बैंड इमेजिंग। नैरो बैंड इमेजिंग की बात करें तो ये तब यूज़ करते हैं जब ब्लू लाइट सिस्टोस्कोपी नहीं होता है, और अगर बात करें तो इसमें जो CIS का डिटेक्शन रेट इंक्रीज होता है अराउंड 28% होता है, जबकि ब्लू लाइट में अराउंड 30% हो जाता है। तो नैरो बैंड इमेजिंग में होता क्या है कि ब्लू लाइट में तो ट्यूमर सेल्स नीले नीले दिखते हैं, जबकि नैरो बैंड इमेजिंग में जो म्यूकोसा की वस्कुलैरिटी होती है, म्यूकोसा वस्कुलेचर, वो इनहेंस करने लगते हैं। तो ये तरीके होता है। तो नैरो बैंड इमेजिंग जो रहता है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन ये एक ऑप्शनल टेक्निक होती है, जबकि यूरोपियंस वाले ब्लू लाइट को सजेस्ट करते हैं। फिर जो अगला है वो है ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन। जो अगला अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट कराएंगे तो ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन जो रहता है एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर भी है और थेरापीटिक भी है। और बात करें इसके इंडिकेशन की TURBT के, तो TURBT जो रहता है कोई भी अगर विजिबल ट्यूमर है तो उसमें हम लोग TURBT करते हैं यूजुअली। इससे क्या होता है हमें पूरा हिस्टोपैथोलॉजी पता चल जाएगा, तो हिस्टो पता चलता है, ग्रेडिंग पता चल जाती है, स्टेजिंग पता चल जाता है, और मसल स्टेटस ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। तो होता क्या है कि कई बार जो है बायोप्सी भेज रहे हैं, हिस्टोलॉजी भेज रहे हैं, उसमें जो रहता है मसल्स डिटेक्ट नहीं होते हैं, तो कई बार जो T1 ट्यूमर होता है अंडर स्टेज रह जाते हैं। तो अंडर स्टेजिंग जो प्रॉब्लम होती है ऑलमोस्ट 50% में रहती है, तो 30 to 50% जो रहता है अंडर स्टेज रहते हैं, और री TURBT करने के बाद जो रहता है उसमें रेजिडुअल ट्यूमर मिलता है इन केस ऑफ 30 to 50%। तो हम कह सकते हैं जो अप स्टेजिंग होती है ऑलमोस्ट 30 to 40% में अप स्टेजिंग हो जाती है। तो री TURBT जो रहता है वो बेसिकली उसको सेकंड लुक TURBT भी बोलते हैं, और ये जो रहता है मैंडेटरी होता है फॉर T1 ट्यूमर्स। तो अगर कोई पेशेंट में T1 ट्यूमर है, हाई ग्रेड ट्यूमर है तो करेंगे, या इनकम्प्लीट रिसेक्शन किया है तो तब भी करेंगे, या कोई भी स्पेसिमेन में मसल नहीं है तो करेंगे। तो ये बेसिकली करते हैं टू कंफर्म द स्टेजिंग, और रेजिडुअल डिजीज है उसको भी क्लियर करने के लिए। तो अब बात करें जो TURBT प्रोसीजर है, तो ये गाइडलाइंस के द्वारा रिकमेंडेड है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मसल जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है, मसल मस्ट बी प्रेजेंट। अगर हम बात करें री TURBT की, तो जो URTC और स्वाग जो है गाइडलाइंस उनके अकॉर्डिंग री TUR जो रहता है T1 डिजीज में करना चाहिए। फिर अब बात करते हैं रैंडम बायोप्सी या टारगेटेड बायोप्सी की। तो जो रैंडम बायोप्सी होता है, रैंडम ब्लैडर बायोप्सी, ये तब करते हैं जब हमारी जो साइटोलॉजी है वो पॉजिटिव आ रही है। अब साइटोलॉजी जो पॉजिटिव आती है तो हाई ग्रेड डिजीज में आता है, और हमने सिस्टोस्कोपी किया उसमें हमें कुछ नहीं दिख रहा है, नॉर्मल है। तो ऐसे केस में हाई ग्रेड जो CIS होता है उसके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो हम रैंडम ब्लैडर बायोप्सी लेते हैं जिससे कि जो ऑकल्ट CIS रहता है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, कई बार जो रहता है मल्टीफोकल ट्यूमर्स रहते हैं, तो ऐसे में भी हमें रैंडम ब्लैडर बायोप्सी लेना रहता है। और तीसरा, इन केस जो है हमें सस्पिशन है CIS का तो भी हम रैंडम ब्लैडर बायोप्सी ले सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 50% जो केसेस होते हैं इस तरीके से रैंडम ब्लैडर बायोप्सी से डिटेक्ट हो सकते हैं CIS के। तो जो अगर हम बात करें यूरोपियन सोसाइटी, तो यूरोपियन सोसाइटी जो रहता है इसको रिकमेंड करता है इन केस ऑफ हाई रिस्क कैटेगरीज। फिर जो अगला है वो है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बायोप्सी। तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की अगर हम बात करें तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो रहता है इसकी बायोप्सी तब लेते हैं कि साइटोलॉजी जो है अभी भी पॉजिटिव आ रहा है, बट ब्लैडर में कोई ट्यूमर नहीं दिख रहा है, ट्राइगॉन में जो है ब्लैडर में कोई ट्यूमर नहीं दिख रहा है, और ट्राइगन और नेक में ट्यूमर है। तो ट्राइगन और नेक में ट्यूमर है और पेशेंट का BCG जो है काम नहीं कर रहा है, BCG फेलियर हो रहा है,
तो ऐसे केस में जो कई बार रहता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो रहता है वहाँ पे CIS के चांसेस रहते हैं। और हाई रिस्क जब कैटेगरी का पेशेंट रहता है तो उसमें 40% चांस रहता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रल में CIS होने का। तो जो अमेरिका या यूरोपियन दोनों जो गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग जो रहता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की बायोप्सी जो है हम लोग हाई रिस्क कैटेगरी में करते हैं, या इन केस जो है साइटोलॉजी से अलग रिपोर्ट आ रही है, डिस्कॉर्डेंस आ रही है, तो डिस्कॉर्डेंस रिपोर्ट रहे साइटोलॉजी का, तो ऐसे केस में कर सकते हैं। फिर अब बात करते हैं अपर ट्रैक्ट इमेजिंग। हमें इमेजिंग क्या क्या करना है, तो सबसे पहला है CT यूरोग्राम। CT यूरोग्राम जो है वो बेसिकली हम लोग हाई रिस्क NMMI BC में करते हैं, हाई रिस्क नॉन मसल इन्वेजिव ब्लैडर में। फिर जो दूसरा इंडिकेशन रहता है CT का, जो ट्यूमर नियर द यूरेट्रिक ऑरिफिस वहाँ पे रहेगा उसमें करेंगे। हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है तो उसमें भी हम करेंगे। साइटोलॉजी पॉजिटिव है बट कोई ब्लैडर ट्यूमर नहीं है तो ऐसे में भी हम कर सकते हैं। तो अगर साइटोलॉजी पॉजिटिव आ रहा है, ब्लैडर में कोई ट्यूमर डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो ट्यूमर है वो ऊपर है, किडनी में भी हो सकता है, यूरोथीलियम में भी हो सकता है, तो सिंक्रोनस ट्यूमर हो सकते हैं यूरोथीलियम में। तो CT यूरोग्राम का बेसिकली अगर हम बात करें तो सिंक्रोनस UTUC पता करता है। और सिंक्रोनस जो UTUC है ऑलमोस्ट अगर हाई रिस्क कैटेगरी की बात करें तो उसमें 4% इंसिडेंस होता है। तो हाई रिस्क कैटेगरी में जो अगर बात करें गाइडलाइंस के द्वारा ये रिकमेंडेड होता है। फिर जो अगला अगर इन्वेस्टिगेशन है वो है MR यूरोग्राम। MR यूरोग्राम की बात करें तो जब CT कंट्रास्ट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है तो MR यूरोग्राम करते हैं। ये एक तरीके का अल्टरनेटिव इमेजिंग है और ये गुड सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट पता चलता है। इसको तब यूज़ करते हैं जब CT यूरोग्राम जो रहता है फिजिबल नहीं होता है। फिर अगर हम बात करें एडवांस स्टेजिंग या प्रोग्नोस्टिक टूल्स की जो हम यूज़ करते हैं तो वो होता है पहला EORTC रिस्क टेबल्स और दूसरा होता है क्यूटो स्कोर। तो EORTC रिस्क टेबल्स जो रहता है वो प्रेडिक्ट करते हैं रिकरेंस और प्रोग्रेशन। क्यूटो स्कोर भी यही प्रेडिक्ट करता है बट इन केस ऑफ BCG ट्रीटेड पेशेंट, और ये स्पेनिश पॉपुलेशन में स्टडी किया गया था। तो जो क्यूटो है वो बेसिकली BCG स्पेसिफिक प्रेडिक्शन करता है। और अगर हम बात करते हैं EORTC रिस्क टेबल्स में तो इसमें बेसिकली स्टेज ऑफ द डिजीज लेते हैं हम लोग, ग्रेड ऑफ द डिजीज लेते हैं, साइज लेते हैं, नंबर लेते हैं और CIS लेते हैं। तो CIS है कि नहीं है, साइज कितना बड़ा है, कितने सारे नंबर हैं, किस स्टेज का डिजीज है, किस ग्रेड का डिजीज है, तो उसके बेसिस पे हम लोग रिकरेंस रिस्क को हम लोग जो रहता है या प्रोग्रेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें क्यूटो के बेसिस पे, तो क्यूटो के बेसिस पे जो रिकरेंस रिस्क रहता है, CIS का प्रोग्रेशन रिस्क रहता है ऑलमोस्ट 40% रहता है। फिर अगला अगर हम बात करें इंट्रावेसाइकल एजेंट्स, तो सबसे पहले जो यूज़ करते हैं हम लोग होता है सिंगल डोज जेमसिटाबिन। तो सिंगल डोज जो अगर हम जेमसिटाबिन यूज़ करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 35% से ज़्यादा रिकरेंस कम कर देता है, और ये हमें पता चला था स्वाग S0337 में। तो इसको हम लोग सिंगल डोज जो जेमसिटाबिन होता है इसको इमिडिएटली पोस्ट TORBT यूज़ करते हैं और इससे रिकरेंस रिस्क कम हो जाता है ऑलमोस्ट 35%। और ये जो यूज़ करते हैं यूजुअली लो रिस्क कैटेगरी में यूज़ करते हैं, और ये एक तरीके का इंटरसाइकिल कीमोथेरेपी है। फिर जो अगला है अगर हम बात करें तो सिंगल डोज माइटोमाइसिन C है। तो सिंगल डोज माइटोमाइसिन C जो रहता है हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये प्रिवेंट करता है ट्यूमर इम्प्लांटेशन को, और इससे जो रिकरेंस रहता है ऑलमोस्ट 11 से 27% कम हो जाता है। तो 11 से 27% रिकरेंस कम हो जाता है, और इसके बारे में बेसिकली हमें पता चला था EORTC MMC ट्रायल से। तो EORTC माइटोमाइसिन C ट्रायल। फिर जो तीसरा है वो है BCG मेंटेनेंस के बारे में। तो BCG मेंटेनेंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्रिवेंट करता है रिकरेंस एंड प्रोग्रेशन। तो BCG जो रहता है उसमें हम लोग 3 ईयर मेंटेनेंस यूज़ करते हैं फॉर हाई रिस्क कैटेगरी, और ये बेसिकली स्वाग 8507 और EORTC 30962 और 8507 इन दोनों से पता चला था। अब बात करते हैं इम्यूनो एंड जीन थेरेपी। तो इम्यूनो और जीन थेरेपी में सबसे पहले अगर बात करें पेम्ब्रोलीजुमैब। तो पेम्ब्रोलीजुमैब जो रहता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं BCG अनरिस्पॉन्सिव में। BCG अनरिस्पॉन्सिव जो रहता है CIS, तो उस केस में हम लोग पेम्ब्रोलीजुमैब यूज़ करते हैं। और इसमें जो अगर बात करें तो 40% होता है CR। तो CR जो रहता है 40% रहता है आफ्टर 3 मंथ्स, और ये ऑन द बेसिस ऑफ की नोट ट्रायल 057। फिर जो अगला ड्रग CIS में यूज़ करते हैं BCG वो है नाइडोफाराजिन फायरो एडिनोवेक। और ये जो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये BCG
अनरिस्पॉन्सिव नॉन मसल इन्वेजिव में इसे भी यूज करते हैं। और ये एक तरीका इंटरफेरॉन अल्फा जीन थेरेपी है। इसका जो अगर सीआर बात करें तो 53% होता है, थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा होता है एट 3 मंथ्स कंपेयर टू पेम्ब्रोलिजुमैब। तो ओवरऑल बात करें कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूरिन साइटोलॉजी कराते हैं नॉन मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर में। और यूरिन साइटोलॉजी जो रहता है हाई रिस्क के लिए उसकी सेंसिटिविटी 80 से 90% के बीच में होती है और CIS स्पेशली। तो ये CIS में या हाई रिस्क कैटेगरी के लिए यूरिन साइटोलॉजी करते हैं। फिर जो अगला इंडिकेशन है वो फोटो डायनेमिक जो डायग्नोसिस होता है हम लोग करते हैं। और ये बेसिकली तब करते हैं जब CIS का सस्पिशन हो या हाई रिस्क डिजीज हो। तो 30% जो रहता है डिटेक्शन रेट बढ़ जाता है बेस्ड ऑन द हेक्स विक्स ट्रायल। तो हेक्स विक्स ट्रायल के बेसिस पे 30% डिटेक्शन रेट बढ़ जाता है। फिर जो अगला है वो है नैरो बैंड इमेजिंग। और नैरो बैंड इमेजिंग जो रहता है अल्टरनेटिव की तरह यूज कर सकते हैं फॉर PDD। और ये भी जो रहता है 28% डिटेक्शन रेट होता है। तो 28% डिटेक्शन रेट बढ़ जाता है इसमें भी। फिर अब बात करते हैं जो अगला इन्वेस्टिगेशन है वो TURBT। TURBT जो है एक इन्वेस्टिगेशन के साथ एक थेरेपी भी है। तो कोई भी विजिबल ट्यूमर रहता है हमें TURBT करना रहता है। और यूजुअली जो रहता है 50% केसेस में अगर हम बात करें T1 डिजीज में तो हमें जो रहता है अंडर स्टेजिंग मिलता है बेस्ड ऑन द EORTC ट्रायल। फिर जो है अगला बात करें री TURBT। तो री TURBT जो रहता है हम जितने भी हाई ग्रेड डिजीज होते हैं स्पेशली ऑल T1 और जिसमें बायोप्सी में अगर कोई मसल नहीं आया है या इनकम्प्लीट बायोप्सी हुआ तो ऐसे केस में री TURBT करते हैं। और 50% केसेस में हमें रेजिडुअल ट्यूमर मिल सकता है। ये भी EORTC की गाइडलाइन पे बेस्ड है। अब बात करते हैं अपर ट्रैक्ट इमेजिंग। तो जो अपर ट्रैक्ट इमेजिंग होता है अपर ट्रैक्ट इमेजिंग हम लोग हाई रिस्क कैटेगरी पेशेंट में कराते हैं या CIS में कराते हैं, क्योंकि इसमें जो रहता है UTUC का इंसिडेंट ऑलमोस्ट 2 to 4% होता है। फिर जो अगला है वो है रैंडम बायोप्सीज। तो जो रैंडम बायोप्सीज है तो हम तब करते हैं अगर साइटोलॉजी पॉजिटिव आता है और कोई लीजन डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे में हमें रैंडम बायोप्सी कराना होता है। और रैंडम बायोप्सी से जो डिटेक्शन रेट रहता है ऑलमोस्ट बढ़ जाता है, 50% केसेस में डिटेक्ट हो जाता है CIS। फिर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की बायोप्सी कब लेते हैं अगर हम बात करें तो अगर साइटोलॉजी पॉजिटिव है और ट्यूमर जो है ट्राइगोन के पास है तो ऐसे में हम जो रहता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की बायोप्सी ले सकते हैं। 40% डिटेक्शन रेट रहता है। फिर जो है अगला बात करें कि पोस्ट TUR अगर हम जेमसिटाबीन यूज करते हैं तो पोस्ट TUR जो जेमसिटाबीन यूज करते हैं उससे रिकरेंस कम होता है और ऑलमोस्ट 35% से ज़्यादा। ये हमें पता चला था स्वाग S0337 और ये स्टडी किया गया था ड्रग जेमसिटाबीन पे। फिर जो अगला है वो ड्रग है BCG मेंटेनेंस के बारे में। तो BCG मेंटेनेंस जो रहता है बेसिकली हम लोग हाई रिस्क डिजीज रहता है उसका रिकरेंस को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं और ये बेस होता है स्वाग 8507 पे।